क्या हाल है? ठीक है। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे बोलिए। मौलिक अधिकार। दीजिए तो कॉपी। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? वर्तमान में किसे हटाया गया? किसे हटाया गया है? और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 एक ऐप से हटाकर कहां रखा गया है? कहां रखा गया है? 300 के। और जो है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार। चलिए, तो हिस्ट्री का जो है अतुल जी आपको क्या कहते हैं, वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो जाकर के देखिए। चलिए आते हैं अब हम लोग, लीजिए कॉपी। क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर चैप्टर का मंगवा लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हुआ है ना? ठीक है, लगा दीजिएगा। आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम लोगों को पढ़ना है। 12 से लेकर 35 तक हम लोगों को पढ़ना है। 12 से 35 जो हमें अधिकार देता वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के विषय में कुछ चीजों को समझिए। मौलिक अधिकार और आपको आपात इमरजेंसी के बीच कुछ संबंध है। तो मौलिक अधिकार और आपात के बीच जो कुछ संबंध है, उस संबंध को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ गए? क्या संबंध है देखते हैं। और इसके बाद जो है फिर मौलिक अधिकार को लेकर के संसद और सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ा झगड़ा है, यानी संसद यानी विधायिका और न्यायपालिका के बीच कुछ विवाद हुए हैं और उस विवाद का फाइनली निपटारा हुआ है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इन चीजों को हमें समझना है। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम जो आपको अभी समझाने जा रहे हैं अनुच्छेद 12 से 35 आगे हम आपको बताएंगे। समझिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में क्या संबंध है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार और आपात उपबंध। आपात उपबंध फंडामेंटल राइट एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। फंडामेंटल इमरजेंसी प्रोविजंस, दोनों के बीच क्या संबंध है? आप सभी इस बात से अवगत है। फंडामेंटल राइट की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35, जबकि इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा जो है अनुच्छेद
352 से 360, 352 से 360। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से जो इमरजेंसी प्रोविजंस होता है, आपातकालीन उपबंध होता है, वह आपको 3 प्रकार का होता है। आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार का होता है। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के, लेकिन आपात उपबंध की हम बात करें तो आपात उपबंध जो है आपको 3 प्रकार का होता है। जो आपात उपबंध 3 प्रकार का होता है, जो आपात उपबंध 3 प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का आपात उपबंध है। एक है आपको राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। फिर दूसरा आपको राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन की चर्चा है अनुच्छेद 356 में। और फिर तीसरा होता है आपको वित्तीय आपात। तीसरा आपको वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद 360 में। अब देखिएगा, इन आपातों में एक आपात राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात के लागू होने से, राष्ट्रीय आपात के लागू होने से फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने से फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जब लागू होता है तो इसका फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जब लागू होता है तो इसका फंडामेंटल राइट, समझिएगा, फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मौलिक अधिकार पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपात का प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, अर्थात आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। किस आधार पे समाप्त होते हैं, कौन मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं, कौन मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, तो ये तमाम प्रकार की चीजों को हमें एक एक करके समझना है। देखिए, आगे चल करके इमरजेंसी प्रोविजंस एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के संदर्भ में इमरजेंसी प्रोविजंस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय आपात, अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें, अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें तो जो राष्ट्रीय आपात है ये आपको अनुच्छेद 352 के तहत, जो राष्ट्रीय आपात है ये अनुच्छेद 352 के तहत शुरू होता है, 352 के तहत लागू होता है। सॉरी, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आपात जो है आप 3 आधार पर लागू होता है। एक आधार इसका है युद्ध, दूसरा आधार इसका है बाह्य आक्रमण, दूसरा आधार इसका है बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार की हम बात करें तो तीसरा आधार इसका है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, तीसरा आधार इसका है सशस्त्र विद्रोह। अब देखिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है इसको हम लोग बाह्य आपात कहते हैं, इसको हम लोग बाह्य आपात कहते हैं, बाह्य आपात कहते हैं। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपात लागू होता है इसको हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं, इसको हम लोग आंतरिक आपात, समझ गए, इसको हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं, समझ गए। तो अब देखिएगा, समझिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो इसे हम लोग बाह्य आपात कहते हैं, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब लागू होता है तो उसे हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है,
अर्थात अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है। और जैसे ही अनुच्छेद 358 लागू होता है वैसे ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 हमें पहली स्वतंत्रता यह प्रदान करता है कि हम बोल सकते हैं। फिर दूसरी स्वतंत्रता हमें यह प्रदान करता है कि हम पूरे भारतवर्ष में घूम फिर सकते हैं। फिर तीसरी स्वतंत्रता हमें यह प्रदान करता है कि हम भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताएंगे तो पूरा हम आपको बता देंगे 19 में कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, यहां पर गौर कीजिए, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, अर्थात अपने आप लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट है वह हमारा निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह हमारा निलंबित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर राष्ट्रीय आपात 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है, लेकिन वही राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होता है तो इस कंडीशन में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। इस कंडीशन में 358 लागू नहीं होता है और इस कंडीशन में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 19 के अलावा भी हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मौलिक अधिकार है अगर उसे निलंबित करना हो तो उसे निलंबित करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं और उसे निलंबित करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 19 के अलावा अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, अनुच्छेद 19 के अलावा अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे और इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 359 के तहत करेंगे और अनुच्छेद 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति घोषणा करके किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों में 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। वो 2 मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में भी, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में भी आपको 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है। मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था। अगर आप भारत के मूल संविधान को पढ़ेंगे, भारत के मूल संविधान का मतलब आप सभी अवगत होंगे, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है उसी को मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में इस बात की चर्चा थी कि राष्ट्रीय आपात लागू होने के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार जो 20 और 21 है, जो 20 और 21 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 में जो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है, ये दोनों मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। अर्थात राष्ट्रीय आपात के दौरान भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यही संबंध है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपात को लेकर के। तो मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात को लेकर के जो ये संबंध है, इस संबंध को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार पुनः हम इन चीजों पर आपको गौर करवाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, इसी वजह से पुनः हम आपको बता रहे हैं। मौलिक अधिकार और आपात उपबंध, फंडामेंटल राइट और इमरजेंसी प्रोविजंस, दोनों
के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, मतलब दोनों के बीच एक संबंध है और दोनों के बीच जो संबंध है उसी संबंध को हमें समझना है। मौलिक अधिकार की कुल संख्या 6 है। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं वह राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। वित्तीय आपात 360 में। इसमें से राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मौलिक अधिकार पर अगर किसी आपात का प्रभाव पड़ता है तो वह राष्ट्रीय आपात का प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तब हमारे मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं अर्थात समाप्त होते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं अर्थात क्या होते हैं, आपको समाप्त होते हैं। अब राष्ट्रीय आपात की भी अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है उसे हम लोग बाह्य आपात कहते हैं और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो लागू होता है उसे हम लोग आंतरिक आपात कहते हैं। जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, यानी जब बाह्य आपात लागू होता है तो 358 स्वतः यानी अपने आप लागू हो जाता है और 358 जैसे ही लागू होता है अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। 358 जैसे ही लागू होता है अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, आपको निलंबित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह के तहत लागू होता है तब अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। तब अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 के अलावे अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो निलंबन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं और भारत के राष्ट्रपति निलंबन की घोषणा अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं, वह है अनुच्छेद 20 और 21। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा। राष्ट्रीय आपात और मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आपात और मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आपात और मौलिक अधिकार। लिखिएगा। अगेन एक्सप्लेन। 2 बार बता दिए हैं, 5 बार नहीं बताएंगे। कहां था दिमाग, कहां था ध्यान, कहां था? अब दोबारा वीडियो जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा करके देख लीजिएगा। दोबारा करके अपना देख लीजिएगा। लिखिएगा। राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है। सॉरी, आपात 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय को काट दीजिए। आपात 3 प्रकार का होता है। आपात 3 प्रकार का होता है।
आपात 3 प्रकार का होता है। काटिए, पूरा काटिए। आपात और मौलिक अधिकार, आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, फिर से हेडिंग मारिए। हाँ, पूरा काट दीजिए। आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, नया हेडिंग मरवा रहे हैं। आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, आपात उपबंध और मौलिक अधिकार। आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, आपात उपबंध और मौलिक अधिकार। आपात उपबंध और मौलिक अधिकार लिखिएगा। जहां तक पढ़ाए हैं उससे आगे का वीडियो अपलोड है, जाकर के देखिए, हिस्ट्री वाला। आपात उपबंध और मौलिक अधिकार, लिखिएगा। आपात 3 प्रकार के होते हैं, डैश देकर। अब आपात 3 प्रकार के होते हैं, आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में राष्ट्रीय आपात, कॉस्ट में अनुच्छेद 352। एक नंबर में राष्ट्रीय आपात, कॉस्ट में अनुच्छेद 352। एक नंबर में राष्ट्रीय आपात, कॉस्ट में अनुच्छेद 352। 2 नंबर में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। 3 नंबर में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। चलिए लिखिएगा नीचे से। नीचे से लिखिएगा, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का, लागू होने का मौलिक अधिकार पर, लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फुल स्टॉप। लेकिन लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो इसका मौलिक अधिकार पर, तो इसका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। अब नीचे से लिखिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होते हैं। राष्ट्रीय आपात, नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत,
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार पर लागू होते हैं। 1 नंबर में युद्ध, 1 नंबर में युद्ध, 2 नंबर में बाह्य आक्रमण, 2 नंबर में बाह्य आक्रमण, 3 नंबर में सशस्त्र विद्रोह, 3 नंबर में सशस्त्र विद्रोह, 3 नंबर में सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अब देखिएगा, सुनिएगा, यहां पे ये बात लिखाए हैं। अब देखिएगा यहां पर युद्ध और बाह्य आक्रमण, जैसे हम लिखे हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण, ऐसे करके जो है बाह्य आपात, जैसे यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है बाह्य आपात, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है उसको बाह्य आपात कहते हैं। तो ऐसे करके लिखिए बाह्य आपात, बाह्य आपात लिखिए। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं तो लिखिए इसको, बाह्य आपात, बाह्य आपात, बाह्य आपात। क्लियर है? बाह्य आपात। अब देखिएगा सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपात, सशस्त्र विद्रोह डैश देकर के आंतरिक आपात, आंतरिक आपात, ये काम आप कर लीजिएगा। अब नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट है, क्या हुआ? अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, जब अनुच्छेद 352, अगला पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, जब अनुच्छेद 352, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, लागू होता है, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 358, तो अनुच्छेद 358, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, 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 स्वतः लागू हो जाता है, फुल स्टॉप। अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाता है, वो निलंबित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर, लेकिन वहीं अगर लेकिन वहीं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 352 लागू होता है, लेकिन वहीं अगर, लेकिन वहीं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, लेकिन वहीं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, लेकिन वहीं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है, लेकिन वहीं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है तो
तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। 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 अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है, फुल स्टॉप। नहीं होता है, फुल स्टॉप। अनुच्छेद 19 के अलावे, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, उसी में, ठीक है, ये सब एक लाइन में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार, 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 अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, तो इसकी घोषणा, अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। क्लियर है? अब पढ़िए, एक सेकंड में उसको पढ़िए, ठीक है। इसमें जितना महत्वपूर्ण चीज था हर चीज हम आपको बता दिए, हर बात ही बता दी है, महत्वपूर्ण क्या। पढ़िए 1 मिनट में। पढ़ लिए, कुछ समझ में आया? याद हुआ? मौलिक अधिकार
और राष्ट्रीय आपात में कुछ संबंध है? नहीं ना है? हाँ या ना? है ना हो? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपात में कुछ संबंध है? एकदम है, समझ गए? तो चलिए आइएगा, मौलिक अधिकार कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, कौन से दो आपात का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्या राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात लागू होता है तो हमारा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? नहीं ना होता है। किस आपात के लागू होने से हमारा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? राष्ट्रीय आपात। अब जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात कितने आधार पर लागू? कितने आधार पर? कौन कौन? युद्ध, बाह्य आक्रमण और, जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अर्थात बाह्य आपात लागू हो तो कौन अनुच्छेद स्वतः लागू हो जाता है? और 358 के लागू होते ही कौन मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो तो क्या अनुच्छेद 358 लागू होगा? नहीं ना होगा। और अनुच्छेद 358 लागू नहीं होगा मतलब अनुच्छेद 19 निलंबित होगा? नहीं होगा, अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। इसके बाद अब बताइएगा कि अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो उसे निलंबित करने की घोषणा राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद के तहत करेंगे? 359 के तहत करेंगे। समझिए, 359 के तहत करेंगे। इसके बाद आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी कौन दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे? 20 और 21। और राष्ट्रीय आपात के दौरान भी 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ये प्रावधान केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे हेडिंग मारिएगा, मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका और न्यायपालिका में विवाद। मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका और न्यायपालिका में विवाद। मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका और न्यायपालिका में विवाद। मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका और न्यायपालिका में विवाद। डेली टेस्ट सीरीज वाला गन हो गया है हो। मेरा भी मोबाइल हैंग करने लगा है। अनुच्छेद 358 में क्या है? अनुच्छेद 358 में कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 358 में यही है कि अनुच्छेद 352 लागू होगा तो 358 लागू होगा, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 358 में यही है कि अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। यही है अनुच्छेद 358 में, समझ गए? और अनुच्छेद 358 यहाँ पे थोड़े पढ़ना है जी, यहाँ पे राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पढ़ना है। एकदम महा अकलोल बकलोल लड़का सब है, सुनबो नहीं करता है, समझ गए? जब बोले हैं राष्ट्रीय आपात एक अलग चैप्टर ही है, समझ गए? तो फिर भी जानते हैं विद्वान लोग का कोई कमी नहीं है, समझे? और सब एक दिन में जाइए ना, देखिए ना, CBT 2 का परीक्षा हो रहा है, समझ गए? जाकर के पता कर लीजिए विद्यार्थी का क्या हाल है। GS में रो रहा है विद्यार्थी, समझ गए? मास्टर सब बैच दे दे करके खूब पैसा कमाया है, समझ गए? यूट्यूबर सब खूब दिशा निर्देश दिया है, एको का क्वेश्चन ने मैच खा रहा है, समझ गए? अब जानते हैं GS में जब तक आप गहराई में जाकर के नहीं पढ़िएगा, रिजल्ट के लिए जो है ना, सपना में भी मत सोचिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझ गए? सपना में भी अगर गहराई में जाकर के नहीं पढ़ते और सपना में सोच रहे हैं कि नौकरी हो जाएगा, पाप है ये अपने आप में, समझ गए? समझ गए? तो आगे आराम से बढ़िया से धीरे धीरे पढ़िए, जैसे समझा रहे हैं, नहीं तो एको दिन में हम मौलिक अधिकार खत्म कर सकते हैं। तो आराम से पढ़िए, समझिए, ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास मत कीजिए, जितना बताते हैं सुनिए आराम से। चलिए देखिए, तो हम आपको समझा रहे हैं
मौलिक अधिकार को लेकर हो सब जो है एगो अपाइये है, एक बार ई करो ऊ करो। मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद, न्यायपालिका के बीच विवाद, समझ गए। देखिए यहां पर विधायिका कहने का मतलब क्या है? यहां पर विधायिका कहने का मतलब है संसद, संसद, समझ गए, संसद, समझिएगा, संसद, संसद। और यहां पर न्यायपालिका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहां पर न्यायपालिका कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। देखिए भारत के भीतर जो कानून का निर्माण किया जाता है, जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं और जो कानून का निर्माण किया जाता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। तो संविधान, समझिएगा, यहां पर संविधान, जो संसद है, संसद के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। हमारा संविधान यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। 1950 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक, 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। 1967 ईस्वी तक यह मान्यता थी। 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 1967 ईस्वी में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस में आया। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस 1967, केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस 1967 के माध्यम से यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं कर सकता है। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1966 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर 1984 दो अलग अलग अवधि में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है। इंदिरा गांधी काफी तानाशाह थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया
और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में किया। 1971 ईस्वी में 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार अर्थात भारतीय संसद के द्वारा किया गया। भारतीय संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 करते हुए यह घोषणा किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 करते हुए भारतीय संसद ने यह घोषणा किया कि जो संसद है, संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, सुप्रीम कोर्ट उधर आपको गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस 1967 में यह कह रहा है कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका यह कह रहा है, और वहीं संसद 24वां संविधान संशोधन करके यह कह रहा है कि संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो एक तरफ संसद कह रहा है संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद हुआ? यानी घर में मान लीजिए मम्मी कह रही है कि बेटा पटना में पढ़ेगा, अब बाबूजी कह रहे हैं कि बेटा घरे पे पढ़ेगा, समझ गए? तो एगो कह रही है कि पटना में पढ़ेगा और एगो कह रहे हैं कि घर पे पढ़ेगा। मतलब दोनों का अलग अलग राय है, और जब अलग अलग राय है, अब बच्चा तो चाहता ही है घर पे रहेंगे, बाबूजी के नजर में रहेंगे, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। पटना जाएंगे, पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे, लड़की घुमाने का मन होगा लड़की घुमाएंगे, मोबाइल चलाने का मन होगा मोबाइल चलाएंगे, यानी जो मन होगा वो करेंगे। समझिए, जो मन होगा वो करेंगे। तो अब बच्चा तो एकदम चाहेगा कि हम पटने जाएं, समझ गए? नया नया स्थान, सब चीज नया नया, समझे? तो ये चीज है। तो एक आम कह रहा है, एक इमली कह रहा है, तो वही संसद कुछ और कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट और कुछ और कह रहा है। तो यही जो विवाद मौलिक अधिकार को लेकर विधायिका अर्थात संसद, न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बीच हुआ है, इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब कहिएगा, इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों किया है? सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का निपटारा इस वजह से किया है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब संसद आम कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इमली कह रहा है, तो अब आखिरकार हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? तो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर अपना अंतिम निर्णय या अंतिम फैसला सुनाया है। तो यह जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच मौलिक अधिकार में संशोधन करने को लेकर विवाद हुआ है, इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने, समझ गए? इस विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर लिखे विवाद का निपटारा किया। और विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद के अलावा कोई भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट
ने इस वाद में यह भी कहा कि संसद मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह भी कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचा में, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। ये तमाम प्रकार के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से दिया। समझ गए? तो यहां पर जो गोलखनाथवाद में कहा गया है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया है, ये तमाम प्रकार की बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नीचे से लिखिए। लिखिएगा डैश दे करके। उन्नीस सौ 50 से लेकर 1967 ईस्वी तक 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। फुल स्टॉप। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 उसी में कंटिन्यू। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971
1971, चौबीसवां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया कि संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। फुल स्टॉप। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार में संशोधन करने को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हो गया। विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हो गया। विवाद हो गया। फुल स्टॉप। इस विवाद का निपटारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद इस विवाद का निपटारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद इस विवाद का निपटारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के द्वारा किया गया। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 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 अपने निर्णय में यह कहा कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार समेत पूरे संविधान में संसद मौलिक अधिकार समेत पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार समेत पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार समेत पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के मूल ढांचा में
लेकिन संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। चलिए 1 मिनट में इसको पढ़िए, जितना लिखाए हैं बताएं, पढ़िए। अरे पढ़िए, बतियाइए नहीं। हाँ। अरे देखिए दोस्ती फरिया रहे हैं, हाथ काट लेंगे हम, समझे। और एगो बात जानते हैं, यहां पे हाथ काटने का बात किए हैं, मुगल बादशाह शाहजहां के ऊपर यह आरोप लगता है कि ताजमहल निर्माण करने वाले हर वास्तुकार का उन्होंने हाथ काट लिया। ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा नहीं है। जानते हैं इतिहास में जो है ना बहुत ऐसा चीज है कि जो फालतू का कंट्रोवर्सी में है, समझिए। ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन झूठ का आरोप लगाया जाता है, समझे। तो शाहजहां जब राजा होकर के हाथ ने काटा तो हम आपका हाथ काहे काटेंगे। लेकिन दोस्ती मत फरियाइए, पढ़िए पढ़िए दीदी जी लोग पढ़िए, पढ़िए। दांत निकालते हैं, उठा करके पूछ देंगे जितना पढ़ा है, दिन में तारा नजर आ जाएगा। हाँ, संविधान का मूल ढांचा क्या होता है नहीं जानते हैं। काहे नहीं जानते हैं। देखिए वो पढ़ा रही है ना, देखिए उससे पढ़ लीजिए। पढ़िए पढ़िए, अभी पढ़िए ना। चलिए पढ़ लिए, चलिए तो बताइए, तो पढ़ लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। आए किसमें? गोलखनाथवाद। कुछ लोग केशवानंद भारती भी बोला था, हे भगवान, समझ गए। आप लोग का कोई उपाय नहीं, आप लोग से कुछ नहीं हो सकता है। दीजिए आप अपना कॉपी, हम लिख करके दे देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता है जिनके मुंह से केशवानंद भारती आया है, समझ गए। अब जिनके भी मुंह से आया हो, आपको बुरा लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। इतना बढ़िया से फरिया फरिया करके समझा दिए, लिखा दिए, और उसके बाद बोले पढ़िए। एक बार समझाए, एक बार लिखाए, एक बार पढ़िए। जब 3 बार में आप लोग को कुछो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप 1% भी यहां पर नहीं, समझ गए। इसका यही मतलब है। झूठ मूठ का हमको पैसा दे दिए हैं, समझे। हाँ, बकलोल सब है। एक बार फिर से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। संसद ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया कि संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? 24वां संविधान संशोधन 1900।
किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? केशवानंद भारती। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। सामान्य तौर पर अनुच्छेद 14 से 32 हम आपको बताते हैं, लेकिन आज के डेट में कंपटीशन क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है, समझ गए। इसी वजह से जब पहले पढ़ाते थे तो 14 से 32 तक ही पढ़ाते थे, लेकिन अब जब पढ़ाते हैं तो 12 भी पढ़ाते हैं, 13 भी पढ़ाते हैं, उधर 33, 34, 35 भी पढ़ाते हैं, क्योंकि कंपटीशन किस करवट बैठता है ये पते नहीं चलता है, समझ गए। और आज के डेट में जानते हैं, इंक्लूडिंग हम, पूरे पटना के टीचर को यह आवश्यकता है बिट्टू झा सर को छोड़ करके, समझ गए, क्योंकि बिट्टू झा सर अपडेट है। बिट्टू झा सर में सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? अपडेट है। और हम आपको बता रहे हैं, उनका जो बायोलॉजी का नोट है नया वाला जो आया है, पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में उतना बेहतर बायोलॉजी का नोट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। हम आपको लिख करके दे सकते हैं, आप पूरे पलट करके देख लीजिए, किसी भी बायोलॉजी के बेहतर से बेहतर टीचर का। अब मेडिकल इंजीनियरिंग वाला नहीं, जनरल कंपटीशन के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और आगे जो है बिट्टू सर केमिस्ट्री का नोट तैयार कर रहे हैं, केमिस्ट्री पुराना वाला उसको अपडेट कर रहे हैं, फिर फिजिक्स को अपडेट करेंगे। बिट्टू झा सर को छोड़ करके बाद बाकी इंक्लूडिंग हमको, पूरे पटना के टीचर को अपने में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, समझ गए। और हम आपको बताते हैं 99% टीचर अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है, हो सकता है हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं अपने में इंप्रूवमेंट करने का, क्योंकि हमको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, समझ गए। अभी तो शुरुआत है, समझ गए। तो आपको जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और इसी वजह से जानते हैं, सुबह में हम टाइम खाली छोड़े हैं, बैच नहीं दे रहे हैं। बैच देंगे पैसा कमा लेंगे, समझ गए, लेकिन खुद में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि सुबह में हम बैच नहीं दे रहे हैं और सुबह के टाइम खुद पढ़ रहे हैं, ताकि देखिए कंपटीशन में 50 से 60 क्वेश्चन एकदम इजी पूछता, हर बच्चा बनाएगा। और बच्चा में भी कमी यही है कि वही 50-60 क्वेश्चन में ओला बोला हो जाता है, अरे बाप रे मास्टर तो हमको पढ़ाया, हम 50-60 को बना लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के डेट में 50-60 पे रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट 70-80-90 पे होता है, समझ गए। तो 50-60 के बाद विद्यार्थी को क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए, ताकि विद्यार्थी 70-80 क्वेश्चन बना सके, इस पर सोचना है। और पटना के हर टीचर को इस पर सोचना है, हमको नहीं, पटना के हर टीचर को सोचना है। और जब CBT 2 का एग्जाम चल रहा है, तो अब मास्टरबा सब सोच रहा है कि आगे का रणनीति क्या बनाए। इतना दिन से पता नहीं पैसा कमा रहा था NTPC के नाम पर, ग्रुप डी के नाम पर, अब जो है इसको कहा जाता भोज के बेड में कोहर रोपना, समझ गए। यानी भोज है आज और अभी जा रहे हैं हम कोहरा यानी कद्दू रोपने के लिए, समझ गए। तो बताइए, भोज है और आज कोहरा रोपने के लिए जा रहे हैं, तो कोहरा तो 2-3 माह के बाद होगा, समझ गए। होगा भी वो भोज होगा कि नहीं होगा कोई अता पता नहीं है, समझे। क्या लिखा रहे, लिखा दिए हैं, हाँ। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 की हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य यानी स्टेट। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जैसे ही राज्य शब्द की चर्चा होती है, राज्य शब्द यानी स्टेट शब्द की चर्चा होती है, तो हमारे या आपके दिमाग में क्या जाता है? हमारे या आपके दिमाग में जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। लेकिन राज्य का मतलब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, राज्य का मतलब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। राज्य का मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल होता है, यह सत्य है। लेकिन अनुच्छेद 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित फंडामेंटल राइट के संदर्भ में किया गया है। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो है, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आपको राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। अब जब यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर राज्य का मतलब
भारत सरकार होता है। यहां पर राज्य का मतलब भारत सरकार होता है। भारत सरकार के साथ साथ यहां पर राज्य का मतलब भारत की संसद भी होता है। यहां पर राज्य का मतलब भारत की संसद भी होता है। फिर यहां पर राज्य का मतलब राज्य सरकार होता है। यहां पर राज्य का मतलब राज्य सरकार होता है और यहां पर राज्य का मतलब राज्य का विधान मंडल भी होता है। राज्य का विधान मंडल भी होता है। राज्य का विधान मंडल भी होता है। और इतना ही यहां पर राज्य का मतलब नहीं होता है, बल्कि यहां पर राज्य का मतलब संसद और विधान मंडल द्वारा स्थापित कोई संस्था, संसद और विधान मंडल द्वारा स्थापित संस्था भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधान मंडल ने अगर किसी संस्था को स्थापित किया है तो वह संस्था भी जो है आपको राज्य के अंतर्गत आता है। वह संस्था भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहां पर राज्य का मतलब ये तमाम प्रकार की बातें होती है। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, पूरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जहां भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर राज्य का मतलब आपको भारत सरकार समझना है। स्पेशली आपको भारत सरकार समझना है, भारत सरकार समझना है, क्योंकि अधिकतर केस में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें अधिकतर केस में राज्य का मतलब भारत सरकार ही है। राज्य का मतलब क्या है? भारत सरकार ही है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, तो नीचे से लिखिएगा। है ठीक तो चल रहा है वो। ठीक तो चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है। वही तो देखिए, जो भी लोग में बफरिंग हो रहा है वो मोबाइल को ये कीजिए, मोबाइल को अपडेट कीजिए। देखिए बफरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, राज्य लिखिएगा, लिखिएगा। अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकार के संदर्भ में डैश देकर, अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के संदर्भ में मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 12 में किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 12 में किया गया है। यहां पर राज्य के अंतर्गत, यहां पर राज्य के अंतर्गत यहां पर राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, भारत सरकार कौमा संसद, भारत सरकार कौमा संसद कौमा राज्य सरकार, कौमा राज्य सरकार, कौमा राज्य सरकार कौमा विधानमंडल, कौमा विधानमंडल तथा तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था, तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था, तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था, तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिएगा, यह अनुच्छेद 12 की बात हो गई। अनुच्छेद 12 के बाद अगला अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 13 की हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार को संरक्षण या मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो मौलिक अधिकार को संरक्षण देने की बात की गई है या मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की गई है। मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की गई है, इसका क्या मतलब होता है। और साथ ही साथ देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में सिर्फ ये बात नहीं है, अगर संविधान पढ़ेंगे तो सिर्फ ये बात है, लेकिन अगर आप गहराई में जाइएगा तो अनुच्छेद 13 में और भी कई प्रकार की बातें हैं। अनुच्छेद 13 ही विधि को परिभाषित करता है, कानून को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 ही विधि को परिभाषित करता है, अर्थात कानून को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कानून दो प्रकार का होता है। अनुच्छेद 13 यह कहता है कानून दो प्रकार का होता है। एक आपको अस्थाई कानून होता है और एक आपको अस्थाई कानून होता है। एक आपको अस्थाई कानून होता है। संसद तथा विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून, संसद तथा राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून, संसद तथा राज्य विधान मंडल के द्वारा निर्मित कानून अस्थाई कानून होता है। वहीं राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश वो अस्थाई कानून के अंतर्गत आते। इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 13 में ही है। इसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है, जुडिशियल रिव्यू की चर्चा है। और जुडिशियल रिव्यू की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर अनुच्छेद 13 में कहीं भी नहीं है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आगे समझेंगे हम लोग जुडिशियल रिव्यू क्या है। अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन और इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू, ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है। अमेरिका के संविधान की मूल विशेषता है। अगर हम भारतीय संविधान में इसको टटोले तो स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू की चर्चा नहीं है। स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू की चर्चा नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर अस्पष्ट तौर पर देखें, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर अगर हम देखें, तो अप्रत्यक्ष तौर पर जुडिशियल रिव्यू की चर्चा अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 226, इन तीनों अनुच्छेदों में जुडिशियल रिव्यू की चर्चा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम सरकार की बात करें, मूल तौर पर भारत के भीतर सरकार का 3 स्तंभ होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, विधायिका अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है और न्यायपालिका अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर का बंटवारा। भारत में पावर का बंटवारा किया गया है। कुछ पावर कार्यपालिका को है, कुछ पावर विधायिका को है और कुछ पावर न्यायपालिका को है, कुछ पावर न्यायपालिका को है। भले ही पावर का बंटवारा किया गया हो, लेकिन सभी का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है, सभी का एक दूसरे के ऊपर जो है नियंत्रण है। तो अब देखिएगा, यहां पर आप चीजों को समझिएगा। यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सरकार का 3 अंग है, एगो कार्यपालिका है, दूसरा विधायिका है और तीसरा न्यायपालिका है।
तीसरा आपको न्यायपालिका है, समझ गया, तीसरा आपको न्यायपालिका है। तो अब देखिएगा कार्यपालिका, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महान्यायवादी आता है। ये सभी के सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर विधायिका, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। देखिए, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, इसका काम होता है न्याय करना, इसका काम होता है न्याय करना। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा आता है, इसका काम होता है विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना इसका काम होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं उनका काम होता है काम का पालन करवाना, काम का पालन करवाना। कार्यपालिका के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनका काम का पालन करवाना होता है तथा आदेश जारी करना होता है, आदेश जारी करना होता है। जैसे प्राचीन काल में जब भारत में राजतंत्रात्मक शासन था, अर्थात राजाओं का शासन था, प्राचीन काल में जब भारत में राजतंत्रात्मक शासन था अर्थात राजाओं का शासन था, तो उस दौरान राजा आदेश देते थे और उनके जो मंत्री होते थे वो इसका पालन करवाया करते थे। उसी प्रकार से अगर हम देखें आधुनिक काल में, यानी अभी के समय में राजा कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सब राजा है, समझ गए। ये लोग आदेश देता है, ये लोग काम का पालन भी करवाता है और आदेश भी देता है। जैसे हमारे मोदी जी 8 नवंबर को रात में 8 बजे 2016 ईस्वी में टेलीविजन पर आए और घोषणा किए, आदेश दिए कि आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 का नोट बंद किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आते, ये आदेश देते हैं, समझिए, आदेश देते हैं। तो अब समझिएगा यहां पर, अब देखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, भारत का संविधान लिखित है। इसके अलावा अगर हम संविधान की व्याख्या की बात करें तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। और अब आप यहां पर आगे गौर से चीजों को सुनिएगा। देखिए, कार्यपालिका आदेश देता है, कार्यपालिका आदेश देता है और विधायिका विधि का निर्माण करता है। कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है, कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है और विधायिका ने जिस विधि का निर्माण किया है, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को होता है। न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका को होता है, यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है संविधान सम्मत है या नहीं। अगर संविधान सम्मत कार्यपालिका का आदेश होता है तो उसे लागू कर दिया जाता है, तथा अगर विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत होता है तो उसे लागू कर दिया जाता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उस आदेश की अवहेलना कर सकता है, उस आदेश को रद्द कर सकता है तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि को भी रद्द कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है तथा विधायिका ने जो विधि का निर्माण किया है वह संविधान के सम्मत नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से इसे
लागू नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो ये चीज है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे रेड टी शर्ट आया? अरे रेड टी शर्ट बोल नहीं आया? नहीं आया? ये भगवान, आ गया ना? चलिए लिखिए। आपको तो कुछ समझे में नहीं आया। आपको क्या बोले, आपका क्वेश्चन ही उचित नहीं है। जो क्वेश्चन आपके हैं वो उचित नहीं है, और क्वेश्चन मेरे समझ में भी नहीं आया। एक बार फिर से बोलिए, खड़ा होके बोलिए ना, बोलिए। हाँ, कार्यपालिका जो आदेश देगा विधायिका उसका पालन करेगा। काहे करेगा? सब अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है सब। विधि का निर्माण विधायिका करता है। हाँ, तो क्या विधि का निर्माण करता है? बोलिए कुछ। इसको कुछ अपने नहीं समझ में आया। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए, अनुच्छेद 13 हेडिंग मारे हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 को काटिए पहले। ठीक है, काटिए। अरे छोड़िए ना, काटिए ना, क्या होगा हो, काटिए। हेडिंग मारिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। यह मूलतः अमेरिका की संविधान की विशेषता है। डैश देकर के लिखिएगा, यह मूलतः यह मूलतः अमेरिका की संविधान की विशेषता है। और जानते हैं एक बात, यहां पर जानते हैं, एगो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन किन देशों के संविधान में पाया जाता है? तो भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका। उसमें आपको ऑप्शन देके फंसाया जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का ऑप्शन देकर के फंसाया जाता है। ठीक है, यह मूलतः अमेरिका की संविधान की विशेषता है, फुल स्टॉप। भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी चर्चा, भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी चर्चा अनुच्छेद 13, 32 और 226 में, अनुच्छेद 13, 32 और 226 में अनुच्छेद
13, 1 पर 3 13, कोमा 32, 3 पर 2 32, कोमा 226, 226, 226, 226, 226 में है। यहां पे ये लोग कह रही थी 236। एकदम कान ही लोग का खराब हो गया। पीछे भेज दे। अरे कल से जो 236 बोली पीछे में बैठेगी। 226 में है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। भारत में, हाँ उसी में कंटिन्यू, भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत सिद्धांत को अपनाया गया है फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि, निर्मित विधि निर्मित विधि संविधान के प्रारूपों के प्रावधान के तहत, संविधान के प्रारूपों के प्रावधान के तहत संविधान के प्रारूपों के प्रावधान के तहत है या नहीं, संविधान के प्रावधानों, संविधान के प्रारूपों के प्रावधान के तहत है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार, इसकी जांच करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है, इसकी जांच करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। वो फट्टा लाइए ना, फट्टा है ना, है यहां। न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, फुल स्टॉप। फट्टा है वो भेजिए उधर से, फुल स्टॉप। चलिए पढ़िए, जितना लिखा है उसको पढ़िए अभी तुरंत, अभी जितना लिखा है। जहां तक नहीं पढ़े हैं वहां तक पढ़िए। है महाराज, उससे मारेंगे बुखार उखार लग जाएगा, सिपाही का डंडा देता हमको मारने के लिए। होमवर्क दिए थे, होमवर्क पूछेंगे, इसलिए फट्टा खोज रहे हैं, समझे। देखिए नीचे में है, नीचे में वो है, वहां पे देखिए ना, शरीर लिवाइए ना, हो होमवर्क दिए थे, पूछेंगे। हाँ दीजिए दीजिए, ठीक है दीजिए, लगेगा कोई दिक्कत ना। हाथ पैर मुंह कान टूट जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना। पढ़ने के लिए आया, होमवर्क नहीं करेगा, हाँ चोट लगता है, बढ़िया चोट लगता है।
चलिए पढ़ लिए, हो गया, मिल गया है। होमवर्क क्या दिए थे? पहला और दूसरा ना, सिर्फ पहला दिए थे, दीजिए। चलिए नोट है मेरे पास, छोड़िए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी अपना अपना सुनिए। ऐ, जिसको खड़ा कर रहे हैं वही बोलिएगा। ऐ रो, खड़ा होइए। हाँ, अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? नील बट्टे सन्नाटा। ऐ रो, खड़ा होइए। हाँ, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऐ खड़ा होइए, खड़ा होइए। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया है? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? मुंह पर से मास्क हटा करके जवाब दीजिए, फिर मास्क लगा लीजिएगा। आए, 1937। बैठ जाइए। ऐ खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना जी। अरे आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, कौन सा एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया? आए, क्या? 1919। 1919 बोली है, 19 बोली है। बैठिए। अरे हीरो, उधर खड़ा होइए, रेड टी शर्ट। हाँ, खड़ा होइए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? बैठ जाइए। अरे हीरो, खड़ा होइए। नहीं नहीं, उधर पीछे। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? आम, इमली, कटहर, लीची, बैगन, मूली, गाजर। क्या? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? 1919। खड़ा रहिए। खड़ा रहिए, बैठना न है। अरे हीरो, उसको उसको बीच में खड़ा कीजिए। टोपी पीछे पीछे पीछे। हाँ हाँ, खड़ा होइए। प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ है? 1919। बैठ जाइए। ओए टकलू, खड़ा होइए। हाँ, खड़ा होइए। हाँ, नहीं नहीं, आप बैठिए ना, टोपी वाले बैठिए। हम कुछ बोले मेरा बुरा मत मानिए, ठीक है? दूसरा कोई नहीं बोलेगा। हम किसी को कुछ बोलते हैं, दूसरा कोई बोलेगा, हमको पता चल गया तो पीट देंगे हम। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? 1808। 1808। 1808 बोल रहा है वो, 1808 बोल रहा है ना जी? 8 बोल रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है, खड़ा रहिए। चलिए अगला होमवर्क सुनिए सब लोग। चैप्टर नंबर 2, 2 का क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए खड़ा रहिए। अभी पूरा प्रक्रिया हुआ कहाँ है? हो गया।
चलिए आ जाइए। है रुकिए, आगे आइए, आगे आइए और आगे आइए नो, आगे आइए, आने दीजिए, आने दीजिए उसको। आप लोग से, लड़का लोग से बढ़िया तो लड़की ने जवाब दी हो। बताइए, 2 गो 3 गो लड़कियों को खड़ा किए, सब सही है, सही जवाब दी। शर्म कीजिए, डूब मरिए आप लोग, पढ़ते उड़ते ना है जी। है गुटखा खाते हैं जी, दांत दांत ऐसे कीजिए, अरे दांत ऐसे कीजिए ना, अरे मुंह खोलिए जी। गुटखा खाता है ये लड़का। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करके आइएगा।